नमस्कार, मैं रविश कुमार। दिल्ली में बिजली नहीं है, देश में हंगामा है। देश भर के तमाम लोग जिनके यहाँ 10 से 20 घंटे बिजली नहीं है, वो दिल्ली के 3 दलों से संपर्क कर लें। ये तीनों दल बिजली के हक के लिए प्रदर्शनरत हैं। उम्मीद है उन तमाम राज्यों और जिलों में भी सत्तारूढ़ और विरोधी पार्टियां इसी स्तर का प्रदर्शन कर रही होंगी। अब इसमें दिल्ली की जनता का क्या कसूर कि उसके लिए 3-3 पार्टियां दिन रात एक की हुई हैं। हुआ क्या दिल्ली में? बिजली कम हो गई या गर्मी ज्यादा हो गई है? वैसे दिल्ली से ज्यादा तापमान तो गंगानगर में है। खैर, दिल्ली में बिना डुलाते या पंखा हिलाते डुलाते दुखी लोगों की तस्वीरें देख ही रहे होंगे आप। चंद दिनों तक सालों से करीब 24 घंटे बिजली की आदी हो चुकी दिल्ली की जनता कई इलाकों में 5 से 10 घंटे की नियमित कटौती से परेशान है। तमाम आरोपों के गहन अध्ययन से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि 30 मई की आंधी से गिरे टावरों की वजह से संकट है या संकट के अन्य कारणों का राजनीतिक मंथन है। आज केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने सभी पक्षों के साथ बैठक कर कहा कि स्थायी रूप से ठीक होने में 2 महीना लगेगा, मगर कोशिश कर रहे हैं कि 10 दिन में फौरी राहत मिल जाए। मंत्री जी ने स्थायी रूप से क्या किया जाए, इसके लिए देश भर में छितराए एक्सपर्ट और जनता से आइडिया मांगा है। आप जनता में से जिसका बिजली की वितरण प्रणाली का कोई भी अनुभव रहा है, कोई अपनी कंपनी रही हो, तो अपना आइडिया जरूर भेजिए। पीयूष गोयल ने दिल्ली की बिजली व्यवस्था से जुड़ी एजेंसियों की जवाबदेही और डेडलाइन तय की है। 1500 मेगावाट की क्षमता वाले बवाना गैस विद्युत स्टेशन को तुरंत गैस मिले, इसके लिए एनटीपीसी और गेल से बात कर गैस की आपूर्ति करा दी है। मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि अगर 1500 मेगावाट का उत्पादन हो भी जाए तो उसके वितरण का दिल्ली में इंतजाम नहीं, इसलिए 400 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिहाज से गैस की सप्लाई होगी। पीयूष गोयल ने कहा कि वे राजनीति नहीं करते हैं, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही उन्होंने राजनीति से की। दिल्ली सरकार के 12 वर्षों के काम का पर्दाफाश सा करते हुए कहा कि इन वर्षों में सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई, वो सोती रही। और एक सरकार जो दिल्ली के एक सांसद की माताजी चलाती थी, यह कहते हुए पीयूष गोयल यह भी कहते हैं कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता था। दरअसल राजनीति वो होती है जो की तो जाए मगर कहा यह जाए कि राजनीति नहीं है। पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिटेल जानकारी वो लेकर आए थे, जिसके आधार पर उनके आरोपों का सार यही है कि दिल्ली में पिछले 15 सालों में बिजली उत्पादन से लेकर वितरण की कोई व्यवस्था नहीं थी। 2010 के बाद दिल्ली में सरकार कोलैप्स हो गई। नियमित रखरखाव के लिए फैसले नहीं लिए गए, किसी प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग नहीं हुई। 12 साल में दिल्ली में 400 मेगावाट बिजली पैदा करने की एक ही यूनिट लगी और 12 साल में 14 पावर सेक्रेटरी बदल गए। पीयूष गोयल ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में मेरे 2 हफ्ते की सरकार को सवाल पूछने से पहले मैं समझता हूं जनता और आप सभी मित्र यानी पत्रकार उनको जाकर पूछिए कि 12 वर्ष का ब्यौरा दें। मुझे इस बात पर दीवार का फिल्म का वो डायलॉग याद आ गया, जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ भाई। अगर पीयूष गोयल सही हैं तब तो दिल्ली की जनता को इस बिजली संकट की आदत होनी चाहिए। क्या सही में बिजली की हालत इतनी खराब थी? संकट किस लिए है? आंधी के कारण आपूर्ति व्यवस्था ध्वस्त हो जाने से या ट्रांसमिशन लाइन खराब होने से? ट्रांसमिशन का काम किसका है, सरकार का या वितरण के लिए बनी प्राइवेट कंपनियों का? पीयूष गोयल ने इन कंपनियों को क्यों नहीं टारगेट किया? क्या सारा संकट शीला दीक्षित सरकार के नकारा प्रदर्शन के कारण है? अगर सिस्टम खराब था तो दिल्ली में लोग क्यों कह रहे थे कि 24 घंटे बिजली मिलती थी, अब नहीं मिल रही है? गोयल साहब कहते हैं कि टाइम लगेगा और कांग्रेस के लवली जी कहते हैं कि बिजली मंत्री चाहे तो एक दिन में बिजली ठीक कर दे। अब ये थोड़ा ज्यादा हो गया, बिजली मंत्री को स्विच बोर्ड थोड़े ना बदलना है। खैर, उन्होंने लवली साहब ने कहा कि 15 साल से तो दिल्ली में बिजली नहीं जा रही थी, बिजली की वजह से ही 15 साल में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही। वो पूछ रहे हैं कि हमारे टाइम में कितने इन्वर्टर बिके और 20 दिनों में कितने बिक गए। तो इन्वर्टर कंपनियों से प्राइम टाइम का यह एंकर गुजारिश करता है दिल्ली हित में कि वो दिल्ली में बिक्री का आंकड़ा बुधवार तक सार्वजनिक कर दें, जिससे बिजली की राजनीति में जानकारी का शबाब आ जाए। आम आदमी पार्टी कह रही कि उनकी सरकार से तो रोज सवाल होता था, अब मोदी सरकार 2 हफ्ते बाद भी जवाब नहीं दे रही है। वैसे आप वाले धरने पर नहीं बैठे, मगर कांग्रेस के सुल्तानपुर माजरा के विधायक जयकिशन जी कल आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं, तो कैमरों का फोकस वहां हो सकता है। एक और कांग्रेस विधायक का ईमेल आया है धरना करने का। बीजेपी वालों का ईमेल पढ़ने से अगर चूक गया हो तो मुझे माफ कर दें। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी ना तो बिजली संकट का हल कर पा रही है, ना सरकार बना रही है, ना चुनाव होने दे रही है, पूरी तरह गैर जिम्मेदार है। पीयूष गोयल ने कहा कि आपको जवाब देते हुए कहा कि कोई व्यक्ति अगर दिल्ली में आकर बड़े बड़े सपने दिखाकर भाग जाए तो उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप उसी से पूछ लीजिए। इस संकट में इस तरह हर पक्ष ने एक दूसरे को जिम्मेदार बताने की जिम्मेदारी पूरी कर दी है। इस बहुतरफा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच कोई बिजली के खंभे पर चढ़कर तार ठीक कर रहा होगा तो समझने के लिए नीचे उतर आएगा। पहले दोषी कौन है ये तो तय हो जाए। प्राइम टाइम में हम यही बात करेंगे। हमारे साथ हारून यूसुफ साहब हैं, कांग्रेस नेता हैं, विजेंद्र गुप्ता जी हैं, बीजेपी नेता हैं, मनीष सिसोदिया,
आप नेता हैं, रमापति कुमार जी हैं ग्रीन पीस इंडिया के, बीवी तिवारी साहब हैं, आप सदस्य हैं DERC के, और अनिल राजदान साहब हैं, आप पूर्व ऊर्जा सचिव। तो चूंकि नेता लोग से आने से पहले मैं 2 सवाल तिवारी जी और आपसे राजदान साहब से पूछना चाहता हूं। तिवारी जी, इस संकट को समझने के लिए हमारी दिल्ली की जनता, अगर वो बिजली है, नहीं तो चलिए बिहार वाली ही जनता देख ले, या गुजरात वाली, या भोपाल वाली, जहां बिजली है, जो बातें आज पीयूष गोयल ने कही वो सही हैं, या कांग्रेस वाले कह रहे हैं वो सही हैं, या आप वाले जो कह रहे हैं वो सही हैं, इस पे हम बाद में आएंगे। थोड़ा हम कारण आप बता दीजिए कि हम कैसे इस संकट को देखें, ताकि पता चले कि इसमें जिम्मेदार कौन कहाँ है, किसकी बातों में क्या झोल है। सर, संकट जो है ये पहले भी 2 साल पहले आया था और इतनी स्पीड से हवा आई थी। अगर आप देखें तो ये सारी परेशानी स्टेट गवर्नमेंट की है, जिन्होंने कुछ किया ही नहीं। मेरे पास यहाँ ARR पड़ी है इनकी, जिसमें ये अप्लाई करते हैं ना अपने वो आगे कि हमारे कि क्या करना है, कितने हमको पैसे चाहिए वगैरह वगैरह। हाँ। इसमें कहीं इन्होंने टावर्स के बारे में कुछ लिख ही नहीं रखा, इवैक्यूएशन के लिए कुछ नहीं लिख रखा। तो जब आपकी कार्यशैली वैसी है और अगर नेचुरल कोई डिजास्टर आ गया इस माफिक का, तो आप ही फेस करोगे ना। तो जब 3 साल पहले आंधी आई थी तब टावर नहीं गिरे थे? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो नहीं गिरे तो उसके बाद से इन्होंने कुछ किया ही नहीं उसके ऊपर। कोई इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी, कोई टेक्नोलॉजी इजाद करते। क्या सही है कि पिछले 12 साल से कुछ नहीं हुआ था, तो फिर बिजली कैसे मिल रही थी दिल्ली को? आप देखिए रवि साहब, ऐसा है, बड़ी सिंपल सा उदाहरण है। 2012 में 22 जून को एक बंदर IP स्टेशन के अंदर चले गया, ठीक है। पूरी साउथ दिल्ली की ग्रिड चली गई थी, ठीक है। अगर वो ग्रिड चली गई तो आज डिस्कॉम्स हो, मिनिस्ट्री हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्या इस देश में इतनी सी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको ठीक कर पाए? ठीक है, मैंने इजाद किया है, अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, बंदर भगाने की टेक्नोलॉजी जनाब, ठीक है। शाहदरा से अगर आपको आज ये स्पाइक लेकर आए ना, मैं भी आज दर्शकों को स्पाइक दिखाऊंगा, ठीक है। हाँ। शाहदरा से अगर आपको याद हो, ये जरा कैमरा फोकस करो। शाहदरा से जब गाड़ी चलती थी, वो बीच बीच में खड़ी हो जाती थी। क्यों खड़ी होती थी? जब बंदर को गुस्सा आता है, वो ऊपर जो प्लेक्टोग्राफ होता है उसको हिलाता है, ठीक है, मेट्रो का। हाँ। तो हमने जब डॉक्टर श्रीधरन थे उनसे बात करके हमने इसको आनंद विहार स्टेशन में, और ठीक से दिखा दीजिए कैमरा पे। हाँ, हमने तो आनंद विहार, आप क्यों दिखा रहे हैं इसके? ये बंदर रोकने के लिए मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ये लोकल टेक्नोलॉजी है। मेट्रो से ऊपर तो कोई नहीं है यहाँ, डॉक्टर श्रीधरन से ऊपर कोई नहीं है, जिनके नाम में 300-400 पेटेंट है। यही हमने अपनी एकेडमी में लगाया हुआ है, मसूरी में, गोमती हॉस्टल में, यही USIS में लगा हुआ है, लाइब्रेरी में। कहने का अर्थात ये है कि सिंपल चीजें हैं जो यहाँ अवेलेबल है, लेकिन नहीं करते हैं, नहीं करते नहीं। ठीक है, आदत वो पड़ी हुई है ना। राजदान साहब, आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं कि क्या इस पूरे संकट में हमने जब इसको प्राइवेटाइज किया था बिजली सेक्टर को, तो बहुत उम्मीद जताई थी कि ये एक बेहतर पारदर्शिता और प्रदर्शन करेंगे, उनका कोई दोष नहीं है। सरकार तो ठीक है, समझ में आ गया कि तिवारी जी ने कहा या पीयूष गोयल ने अपने एक पूरे डिटेल जानकारी के साथ बताया कि कोई प्लान नहीं था, पर डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा किसका है फिर? देखिए, जहाँ तक पॉलिटिक्स को साइड पे, ये कैसे हो सकता है कि एक पावर के उत्पादन से लेकर वितरण में अगर प्राइवेट कंपनियां हैं और वो एक मंत्री के आरोप से पूरी तरह से बच जाएं, फिर तो ट्रांसमिशन का काम भी उन्हीं को दे देना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल, देखिए, बिजली का जो काम है उसका इसेंशियली उसके 5-6 अंग हैं। एक तो जनरेशन है, एक ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है जी, उसके ऊपर रेगुलेटर है, हाँ। साथ ही फ्यूल इशू है, हाँ, क्योंकि कोयला और गैस है, और छठा कंज्यूमर है। मैं समझता हूँ वो अब समय गया कि आप समझते हैं कि सिर्फ बिजली जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन से हो जाती है, वो नहीं होगी जब तक इन 6 जो एजेंसीज मैंने बताई हैं आपको, इनका मिश्रण नहीं होता, कोऑर्डिनेशन नहीं होता, तब तक कुछ नहीं होगा। और मैं समझता हूँ सरकार ने एक बहुत अच्छी बात करी है आते ही कि 3 कम से कम जो मिनिस्ट्रीज थी अलग अलग, जो कि कई दफ़ा अलग अलग भाषा में बोलती थी, अलग अलग उद्देश्य से बोलती थी,
उनको उसको उन्होंने मिला दिया, एक कर उसका दिया रिजल्ट है। आने में अभी टाइम लगेगा, उसका भी लेकिन टाइम फिर भी मैं ये लगेगा। जानना चाहता हूँ कि इसमें दोषी कौन है आज की तारीख से, जो पॉलिटिक्स हो रही है देखिए, और जो क्राइसिस है, लोगों को दोनों समझना, हम पॉलिटिक्स के लिए जाएंगे नेताओं के पास, जो संकट है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि एक पक्ष बहुत अच्छा कर रहा हो और एक ही पक्ष खराब कर रहा हो। नहीं, देखिए, जहां तक जनरेशन की एडिक्वेसी बुकिंग का है, जहां तक मेरी जानकारी है, दिल्ली पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने एडिक्वेट बुकिंग करी हुई थी, क्योंकि जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पास अभी हाल ही में प्रोजेक्शन आया है, कुछ ही दिन हुए, उससे ये क्लियर है कि दिल्ली में हाँ 6.5% पीकिंग शॉर्टेज के करीब एक्सपेक्ट कर रहे थे, मगर एनर्जी शॉर्टेज नहीं कर रहे थे। से अगर टावर गिर जाए तो इसमें किसी कंपनी का, मैं उस पे आ रहा हूँ कि आपका ये बहुत अचंभे की बात है मेरे लिए भी, मैं इस सेक्टर से काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूँ, कि इतने ज़्यादा टावर गिर जाए, या तो कोई नई स्वर्लिंग विंड्स अलग तरह के स्टॉर्म आ रहे हैं जो कि हमारे टावर डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट अब तक नहीं हुए, क्योंकि कल या परसों के टावर तो लगे नहीं, और ये ट्रांसको के टावर्स हैं, ना कि प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के हैं। कुछ पावर ग्रिड के टावर्स भी गिरे हैं। इन टावर डिजाइन फिर भी एक आंकड़ा दिया गया सर कि 5000 कुछ मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो रही है, 400 मेगावाट की कमी है जी। तो जिस सिस्टम के कोलैप्स कर जाने के बावजूद, मैं एक साधारण सा सवाल कर रहा हूँ, हो सकता है बेवकूफ़ाना सवाल हो, 5000 मेगावाट 5100 मेगावाट अगर हम सप्लाई कर ही रहे हैं तो इसका मतलब बहुत कुछ ठीक भी है ना। और अगर आप ये कह रहे हैं कि बिजली हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन वो सिस्टम कुछ कोलैप्स हुआ तो हम 400 मेगावाट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर 5100 मेगावाट सप्लाई आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, उसमें यह है कि आपका दो किस्म से आप बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं। एक तो कि आप सारी जो जनरेशन है वो दिल्ली के अंदर ही रखें, जिससे कि आपको बाहर से इंपोर्ट नहीं करनी है, या बिल्कुल जो नेबरिंग स्टेशंस हैं जैसे, नहीं सर, मुझे स्ट्रेट जवाब नहीं, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। तो उसका यह है कि उसकी कोई जो आपने इंपोर्ट करनी थी बिजली, आपकी इंटरनल जो जनरेशन है, जो आपका प्लान था आपने दिया हुआ, बिकॉज ऑफ द लीस्ट कॉस्ट ऑल्टरनेटिव्स जो आप देख रहे थे, उससे आपको इंपोर्ट बहुत बिजली करनी पड़ रही थी। हालांकि आपके पास कुछ जनरेशन था आसपास, मगर वो महंगा था, उसको आपने नहीं लिया। तो आपने जब ये बाहर की बिजली मांगी तो आपके पास वो सिस्टम नहीं था, वो कोलैप्स कर गया कि उसको करते। अब खामी ये रह गई कि दिल्ली जैसी इंपॉर्टेंट जगह में आपको इसका एक स्टैंड बाय सिस्टम होना चाहिए था कि दिल्ली में क्यों होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में नहीं है तो ये और अजीब बात। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ कि बिजली गुड़गांव, नोएडा और गाजियाबाद में एनसीआर वालों के लिए तो कोई रो भी नहीं रहा है। नहीं, एक नेशनल कैपिटल है, उसको अगर आप ऊंचा दर्जा भी देना चाह रहे हैं, मगर जितनी ये सब चीजें हैं ये कॉस्ट पे आती हैं। ठीक है, अगर मैं ये चाहूं कि मैं कोयले की बिजली नहीं चाहता, मैं ग्रीन पावर चाहता हूं, हमें थोड़ा और पैसा देना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे 24/7 बिजली चाहिए, कोई अगर स्टॉर्म भी आ जाए, उससे कहीं ब्रेकडाउन्स हो जाए, तो उसके लिए मुझे रिडंडेंसी बिल्ड करनी है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्ट करेगा उसको रेट ऑफ रिटर्न भी चाहिए आगे। तो जब तक आप ये नहीं करते, एक साधारण बात, आप गाड़ी चला रहे हो, अगर आप स्टेपनी नहीं साथ रखते, आपका कहीं टायर फ्लैट हो जाता है तो आप स्ट्रैंडेड हो जाओगे। यही हुआ। इससे पहले कि हम अपने राजनीतिक दलों के पास चले जाएं, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। पीयूष गोयल ने कहा कि आज रात से, यानी मंगलवार की रात से 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा, वो बवाना में जो गैस सप्लाई हो, तो फिर हम माने कि कल से बिजली मिल जाएगी लोगों जी। तो फिर वो एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि कम से कम 10 दिन लगेगा और परमानेंटली ठीक होने में 2 महीना लगेगा। दोनों में अंतर है या दोनों बातें ठीक हैं? अगर 400 मेगावाट का उत्पादन अगर आप कह रहे हैं कि शुरू हो जाएगा आज रात से, गैस मिल जाएगा, तो फिर ठीक है। देखिए रवि जी, ऐसा है कि जब जैसे सैनिल साहब ने कहा, अगर टावर, इस वाले पॉइंट का बता, मैं इसी पे आ रहा हूँ, आप ट्रांसमिट कैसे करोगे उसको? मतलब उसके लिए तो फिर उत्पादन क्यों कर रहे हैं 400? मैं उस पे आ रहा हूँ ना। जब वही लाइन ठीक नहीं हुआ फिर भी उत्पादन करेंगे। लाइन ठीक पे ही आ रहा हूँ मैं कि आज आपका एक टावर टूटा या फिर लाइन टूटा, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ जो केदारनाथ में हुआ। नहीं, वो तो नहीं। मैं ये बताइए, 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, ये गेल से गैस ले लिया गया, एनटीपीसी से गैस ले लिया गया, ठीक है, आज रात से शुरू हो जाएगा जी। अब आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 10 दिन मिनिमम लगेगा, जो पढ़ के मुझे लगा, जो पीयूष गोयल ने डिटेल बताया, उससे लगता है कि सचमुच कोलैप्स बड़ा हुआ है जी। उसको परमानेंटली ठीक होने में कुछ तार वार हैं, केबल जिसको विदेशों से मंगाना पड़ सकता है, और इंजीनियर भी बाहर से मंगा रहे हैं,
ताकि और उसमें युद्ध गति से किया जा सके, फिर ये उत्पादन क्यों हो रहा है? फिर अगर हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन नहीं है तो हम क्या करेंगे इसका उत्पादन? इससे पहले तो बवाना बंद था, है ना? नहीं, आज रात को उत्पादन क्यों कर रहे हैं? क्या पॉलिटिकल स्टंट है या क्या है? ये और जरूरत है? क्योंकि अगर आप ये पुरानी इनकी जो भी एआरआर देखें, उसमें इन्होंने पॉलिटिकल स्टंट है ना, कि हमने इससे बोल के दिया, गैस दे दिया है, और आपके पास जब ट्रांसमिशन का लाइन नहीं है तो स्टंट है ना ये? बिल्कुल स्टंट है, क्योंकि आप पुराने देखिए तो बवाना का उन्होंने उसमें दिखा ताकि लगे कि वो काफी काम कर रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं किया होगा। एक मिनट, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बवाना का स्टेशन 1500 मेगावाट के करीब ऑलवेज अवेलेबल था हमेशा। नहीं, इन द सेंस कि आप अगर महंगी बिजली गैस लेके देना चाहते हैं, आपका टैरिफ बढ़ेगा। अच्छा, आप अगर उस ऑल्टरनेटिव पे जा रहे हैं, जो कि आपको दिल्ली में एक और चीज करनी चाहिए। मुझे एक बार मंत्री जी ने कहा कि 1500 मेगावाट उत्पादन का है, उसमें उसके पास क्षमता भी नहीं। अगर हम पूरा गैस दे दें चलिए तो 1500, ये बात सही है कि गलत है? आप लोग बताइए। वो अगर आज हम सारा गैस सप्लाई कर दें, महंगा छोड़िए, अगर 1500 मेगावाट एक मिनिस्टर ने आज कहा है, और वो इस सेक्टर के काफी मंत्री बनने से पहले भी अच्छे खासा जानते हैं जी, उसमें मैं समझता हूं क्या 1500 मेगावाट उत्पादन करने की क्षमता है? मेरे ख्याल नहीं है, मगर अगर आप 1000 भी मान अभी आप कह रहे थे कि है। नहीं, उसकी कैपेसिटी है। अब उसके कितने यूनिट्स फंक्शनल हैं टोटली या कितने नहीं है? देखिए, दिल्ली की जो प्लानिंग है, उन्होंने जो अपना इस महीने का आंकड़ा दिया हुआ है, वो करीब 6100 मेगावाट पीक हैंडल करने के लिए पर है। 2012 में लगभग इतने ही के करीब का डेटा है कि 5642 मेगावाट दिल्ली की मांग हो गई थी रिकॉर्ड, और दिल्ली सरकार का प्रेस रिलीज है कि इसे हमने सफलतापूर्वक इस मांग को पूरा किया है दिया 2012 में। तो अभी एक स्थिति पैदा कर विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे तिवारी जी आपसे। विजेंद्र गुप्ता जी, हम ये जानना चाहते थे 2-3 बातें कि अचानक आप लोगों ने कांग्रेस के 12 साल को टारगेट किया कि उस दौरान कुछ भी नहीं किया गया, व्यवस्थाएं कम से कम वितरण से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं बेहतर नहीं की गई, जिसकी वजह से ये कोलैप्स हुआ। एक तरफ से हम ये भी समझ रहे हैं कि आंधी तूफान के कारण बहुत सारे टावर गिर गए, अप्रत्याशित रूप से गिरे। राजदान साहब भी कह रहे हैं कि हमें टावर के डिजाइन के बारे में भी सोचना पड़ेगा अगर मौसम इस तरह से अप्रत्याशित रूप से आ जाए तो, है ना? तो आप टारगेट किसको कर रहे हैं? एक सिचुएशन का फायदा उठाकर आप शीला दीक्षित सरकार को टारगेट कर रहे हैं, या सचमुच अगर आंधी ना भी आती तो भी यह संकट आता? देखिए रवनीश, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से दोनों एक्सपर्ट्स ने जो पूरा डिटेल दिए हैं उससे बहुत सारी भ्रांतियां दूर हो रही हैं। सवाल है कि जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जी, टावर्स गिरने से सप्लाई पर इफेक्ट आया है और ट्रांसमिशन पर इफेक्ट आया है, और ट्रांसमिशन का जो सिस्टम है उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है, उसको अप टू डेट नहीं किया जा रहा है, वो जर्जर होते जा रहे हैं। बाय द टाइम उसका डेप्रिसिएशन हुआ है लेकिन उसका रिन्यूअल नहीं हुआ है, और जिसके कारण ये सारी समस्या मिल गई है। और दिल्ली में जब गर्मी पारा बढ़ा, बिजली की खपत बढ़ी, तो जो हमारी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से वो जो रिक्वायरमेंट थी वो मीट आउट नहीं हो पा रही है। तो एक तरफ टावर गिरने की समस्या है, दूसरी ट्रांसमिशन, और दिल्ली में पारा बढ़ने से जो रिक्वायरमेंट बढ़ी है, बिजली की खपत बढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए जगह जगह पर दिक्कत आ रही है। और जो बात आपने अभी बवाना रोहिणी की है 220 केवी की, वो जो पीयूष गोयल जी कह रहे हैं, वो ग्रिड बंद हो गया था। 3 ग्रिड दिल्ली में बंद हुए थे जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जिनको रिपेयर किया है, नए टावर्स लग रहे हैं। एक और पक्ष राजदान साहब ने बंद हो गया था तो उस ग्रिड पर 400 मेगावाट बिजली जो है वो अलग से दी जा रही है। गैस से बिजली देना टैरिफ का भी मसला है। अगर गैस से बिजली देंगे तो महंगी पड़ेगी, तो आपको महंगी बिजली देनी पड़ेगी, ठीक है? नहीं, वो एक मसला इसमें आता है। वो ये भी कह रहे हैं कि उस प्लांट की क्षमता। मैं रवीश जी, हाँ, अच्छा चलिए ठीक है, जो कहिए आप। देखिए, मैं आपको दोनों तीनों बता देता हूं। अभी जो गैस या जो भी सोर्स है वो इमरजेंसी सोर्स है, वो ऑल्टरनेटिव है, वो किसी भी तरह लोगों को बिजली पहुंचे, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। पर सर आप मुझे ये बताइए कि आपके मंत्री जी ने कहा कि 400 मेगावाट नहीं सर, आपके मंत्री जी ने कहा कि 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन बवाना प्लांट से हो जाएगा। इसके लिए हमने गेल से तुरंत कहा है कि गैस दीजिए, एनटीपीसी से कहा है गैस दीजिए। अब आपके पास उसको सप्लाई करने का ट्रांसमिशन लाइन नहीं है, तो आप गैस देने का ऑर्डर कहां दे रहे थे? आप किसको दे रहे थे, क्यों दे रहे थे, कैसे पहुंचाएंगे उसको आप? नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूं कि बवाना रोहिणी का जो ग्रिड था जी, वो खराब हो गया था, बैठ गया था।
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मदद से उसको ठीक किया गया है। अच्छा, उससे ठीक होने के पहुंचाएंगे। बाद उसमें गैस के थ्रू या बाकी तरह जहाँ जनरेशन कर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए वहां दिया जा रहा ठीक है, जिससे कि बिजली लोगों तक पहुंचे। ठीक है। जो ये- ठप हो गया था उस पर राइट। सोर्स ऑफ एनर्जी है वो। सर, इसमें आप पीयूष गोयल जी ने कहा, मुझे उनके बयान में कहीं से भी बिजली कंपनियों को उन्होंने दोषी नहीं माना। वो हो सकता है कि वो सही हो अपने असेसमेंट में, लेकिन विजय गोयल कह रहे हैं, उनका बयान मैं देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि बिजली कंपनियां जो हैं वो चिंता नहीं कर रही हैं, बहुत सी चीजें टेक्निकल हैं जो ठीक की जा सकती हैं। ये विजय गोयल साहब का बयान। देखिए, मैं अभी तो पीयूष गोयल जी के बयान की बात करना चाहूंगा, क्योंकि वो एक अथॉरिटेटिव बयान है और ऊर्जा मंत्री ने सारी बात कही है। ठीक, चलिए, कंफ्यूजन में नहीं जाना चाहूंगा किसी भी प्रकार के। हाँ। अभी जो पूरा मामला है वो ट्रांसमिशन का है, टावर्स के डैमेज होने का है, टावर्स को रिपेयर करने का है और ट्रांसमिशन को दुरुस्त करने का। ट्रांसमिशन जो है वो ट्रांसको के अंडर है और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्कॉम्स के अंडर है। तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट लाइन है बीच में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। अभी जहां जिस जोन में प्रॉब्लम आ रही है वो जोन या तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कर रहा है या फिर उसको ट्रांसको कर रहा ठीक है। है। तो इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, हारून चीफ यूसुफ सेक्रेटरी जी, हो ठीक है। या पावर सेक्रेटरी हो, ये सारी जिम्मेदारी उनके साथ है। जुड़ी हुई है। लेकिन जहां जहां पावर कंपनी, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की दोष आएगा वहां भी उस पर हम बात करेंगे। ठीक है। अभी आप इतनी गंभीर मीटिंग में उनका कोई दोष आपको नहीं मिला, ये मुझे काफी अच्छा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को ट्रांसक्राइब करा था, देखा काफी डिटेल नॉलेज के साथ वो आया था। अच्छा, मंत्री मैंने को ऐसे ही बताया आना अभी। चाहिए। देखिए रवनीश जी मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दूं, अगर आग लग गई है तो फायर ब्रिगेड का काम है आग बुझाना। अगर फायर ब्रिगेड पर एक्शन करने की बात करेंगे, फायर ब्रिगेड पर टारगेट करेंगे तो शायद आग बुझाने का काम सर, अब तो कहीं ना कहीं ही फायर ब्रिगेड है इस देश की आग बुझाने के लिए, वो आप सही कह रहे हैं। हारून यूसुफ साहब, अब आप अपने आप का, कंपनियां जाए, देखिए ठीक है, मत दिखाइए, कुछ हो जाता है। हारून यूसुफ साहब, मैं ये जानना कंपनियों चाह रहा का हूं, इशू आएगा तब उस पर भी बात करेंगे। हाँ, ठीक है। अभी बिजली ठीक होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, ये ठीक होना चाहिए। 12 साल से आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। तिवारी जी एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि जिससे पता चलता है कि आप लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन की लाइन की जो समस्या है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरतें हैं, उसके लिए आप लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया। आंधी एक बहाना है, आंधी आई, सब व्यवस्था चरमरा कर गिर गई। मैं रवीश जी बड़ी स्पष्टता से ही कहना चाहता हूं, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह देखा, पीयूष गोयल साहब की। हाँ। और मैं समझता था कि वो एक बड़े जिम्मेदार और बहुत तजुर्बेकार व्यक्ति हैं। लेकिन जिस तरीके से 12 साल दिल्ली में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, बिजली खराब थी, दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये तूतू महमे के खेल में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जिस सिस्टम को वो दोषी ठहरा रहे थे उसी सिस्टम के माध्यम से हमने 5664 मेगावाट बिजली जो है पिछली गर्मियों में दिल्ली के लोगों को सप्लाई की थी। पिछले 10 सालों में जो इन्वर्टर्स थे उनकी जो सेल थी, बिक्री जो थी, वो ऑलमोस्ट 6 से 7% पे आ गई थी। जिस 20 दिन के अंदर ये क्राइसिस हुआ है, आज वो इन्वर्टर की सेल कहां गई है ये आंकड़े देने चाहिए। पीयूष गोयल जी जो दिल्ली के अधिकारियों के साथ आज मीटिंग कर रहे थे और कह रहे थे कि इनसे बात हो गई है, ठीक कर देंगे, उन्हीं अधिकारियों पर वो सवालिया निशान खड़े कर रहे थे कि 12 साल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं। हारून साहब, एक बात बताइए, मैं एक आंकड़ा देख रहा था, एक बात बताइएगा। 12 वर्षों में जी, मैं ये देख रहा था 12 वर्षों में जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पावर सप्लाई को मेंटेन किया, आज बवाना प्लांट की बात जो पीयूष गोयल जी कर रहे थे, वो हमने एक फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ 1500 मेगावाट का प्लांट वहां बनाया था। मुझे एक बात का एक जवाब दीजिए हारून यूसुफ साहब, एक संक्षेप में एक जवाब दीजिएगा। क्या बवाना का पावर प्लांट जो भी है वो 1500 मेगावाट आज उसे गैस की पूरी सप्लाई कर दी जाए तो उत्पादन क्षमता रखता है? हाँ ना जवाब दीजिएगा। नहीं रखता। नहीं रखता, यही पीयूष गोयल भी कह रहे हैं कि नहीं रखता है। दो गैस ज्यादा से ज्यादा 400 मेगावाट से बिजली का उत्पादन वहां नहीं हो सकता। 700 750। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, चलिए हम पीयूष गोयल को छोड़ देते हैं। दिल्ली सरकार के गैस का दाम $9 से $12 होगा तो प्रति यूनिट जो कॉस्ट आएगी उसकी तकरीबन 7 से 8 रुपए के करीब आएगी। ठीक है। और कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी टैरिफ को कंट्रोल में रखने के लिए
महंगी बिजली नहीं खरीदती ठीक है। है। हमने झज्जर के अंदर 1500 मेगावाट का प्लांट लगाया। ये दिल्ली सरकार की सोच थी कि दिल्ली की अपने रिसोर्सेज होने चाहिए, अपना जनरेशन होना चाहिए। जिस तरीके से एक सेकंड मैं एक सवाल पूछ लेता हूं हारून साहब, आपके ही सरकार, पूर्व सरकार का आंकड़ा है कि 2007 में आप 12,000 मेगावाट करीब करीब बिजली का उत्पादन करते थे। वहां से घटते घटते आप 12-13 का जो आंकड़ा है वो 4,970 पे है। ये आपके उत्पादन का है। तो इससे पता चलता है कि जब आप उत्पादन में इतना घटे हैं उत्पादन की बात क्यों ना माना जाए कि पीयूष गोयल सही कह रहे हैं कि आप वितरण के मामले में भी आपने उसे नजरअंदाज किया है। नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, क्योंकि ये राजनीतिक चर्चा हो जाएगी। नहीं, हमने उनके बात नहीं कहा। बहुत संजीदगी जो से लोग दिल्ली सरकार के आंकड़े हैं उनकी वेबसाइट से मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है वो आंकड़ा। हाँ, जो आप कह रहे हैं कि ये 12,000 जनरेशन थी, दिल्ली की जनरेशन मुख्तलिफ यूनिट से जो जनरेटिंग प्लांट है उनसे ये तमाम आंकड़े थे। जो हमारी अपनी क्षमता है जो दिल्ली सरकार की है वो राजघाट पावर प्लांट, प्रगति पावर 2, बवाना पावर प्लांट और झज्जर के अंदर जो हमने लगाया है 750 मेगावाट का, तकरीबन 3,000 मेगावाट का उपलब्धता दिल्ली सरकार अपने कंधों पर चला सकती है। हमारे दो एक्सपर्ट गंभीर सांसें ले रहे हैं, हमें लग रहा है कि कुछ सहमति नहीं है कि जब नॉर्दर्न ग्रिड कोलैप्स हुआ था। ठीक है, तो हमने दिल्ली के अंदर आइलैंडिंग करवाई थी ताकि जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, मेट्रो है और दूसरी चीजें हैं, उनको ग्रिड के ऊपर डिपेंडेंस ना हो। ठीक है, इसलिए ये बवाना पावर प्लांट और दूसरे पावर प्लांट, बाकियों को भी हम और मौका देंगे दूसरे सेगमेंट में आपको। मनीष, हम थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक ने इस बार आमरण अनशन के लिए ईमेल भेजा है। आप लोग शायद नहीं कर रहे हैं कोई अनशन वगैरह, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि अभी अभी एक सरकार बनी है, ठीक है, और बिजली संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो एक प्राकृतिक आपदा के कारण है। आप लोग भी बहुत जल्दी चले गए जैसे वो लोग बहुत जल्दी चले गए। देखिए, बिजली संकट है। हमारा सवाल तो ये है कि क्या इस संकट का समाधान आपकी प्रायोरिटी में है? क्योंकि जब आंधी आई थी तो सिर्फ दिल्ली के, ऐसा तो नहीं है कि ट्रांस यमुना में आई थी या दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली में आई थी, पूरी दिल्ली में आई थी। वीवीआईपी इलाकों को आपने फटाफट ठीक कर लिया। वहां भी टावर गिरे थे, वहां भी पेड़ गिरे थे, वहां भी ट्रांसफार्मर खराब हुए थे, वहां भी तार टूटे थे, लेकिन वो आपकी प्रायोरिटी पे था। बाकी दिल्ली आपकी प्रायोरिटी पे नहीं है, इसलिए आप उसी ट्रांसमिशन कंपनी को, उसी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को कुछ नहीं कह रहे हो। आपने वहां तो ठीक करा लिया। मैं आपको छोटा सा रवि उदाहरण देना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार थी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, तो 11 फरवरी को बहुत बड़ा क्राइसिस होने वाला था, बिजली का संकट होने वाला था, सप्लाई बंद होने वाली थी। 9 तारीख को बिजली कंपनियों को, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को, सारे अधिकारियों को बुला के कह दिया गया था कि बॉस आप ही की, उन्हें इंस्पायर भी किया गया और उन्हें चेतावनी भी दी गई। उनको कहा गया कि आप ही की जिम्मेदारी और आपके अलावा कोई और कर भी नहीं सकता है, आप ही को करना पड़ेगा। 24 घंटे में इसका समाधान निकाल के लाइए। 24 घंटे में उसका समाधान भी आ गया और आप 11 तारीख के अखबार उठा के देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ था कि संकट का हल पहले निकाल लिया गया। संकट का हल भी निकाला जा सकता है, लेकिन क्या आपकी प्रायोरिटी में है, या आपने सिर्फ वीआईपी इलाकों की बिजली ठीक कर ली, उसके अलावा बाकी बिजली कंपनियों के सामने घुटने टेक दिए? ये सरकार बिजली कंपनियों के सामने घुटने क्यों टेक के बैठी हुई है? एग्रीमेंट के हिसाब से उनको चेतावनी भी दी जा सकती है, उनको सख्ती भी की जा सकती है, उनको कहा भी जा सकता है कि इसका तुरंत समाधान निकालिए। समाधान निकालने की जगह हम पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। जो 49 दिनों में आपने देखा उस क्राइसिस को हैंडल करते हुए, क्या आपको भी लगा कि कांग्रेस की पिछले 12 वर्षों के दौरान, सरकार के दौरान, इसके वितरण की व्यवस्था को, इसके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया गया था, जो पीयूष गोयल कह रहे हैं, जिससे संकट और बड़ा हो गया? देखिए, 24 घंटे अगर दिल्ली को बिजली मिल रही थी और मिल रही है, 15-20 दिन तक पहले तक ये क्राइसिस नहीं था, तो इसका मतलब दिल्ली, और मैं अभी गर्मी की बात कर रहा हूं, 15-20 दिन पहले भी मौसम ऐसा नहीं है कि अचानक खराब हो गया है, अचानक टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी थी उस दौरान भी। अगर 15-20 दिन पहले की मांग को सप्लाई करने के लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है,
हमेशा रहेगी, आगे भी उसको जितना पूरा कर लिया जाए उतना अच्छा है। लेकिन ये तर्क समझ में नहीं आता कि अचानक एक आंधी से सारा इतना तहस नहस हो गया। ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ 400 मेगावाट की सप्लाई में प्रॉब्लम हो रही है, हमको डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हो रही है। सिर्फ 400 मेगावाट की सप्लाई में, डिस्ट्रीब्यूशन में अचानक पूरी दिल्ली में 5-5 से 10-10 घंटे तक आपको पावर क्राइसिस क्रिएट करना पड़ रहा है। ये किस लिए है? मैं रवीश, इसमें फिर आप कहेंगे साजिश आने लगी है। एक चीज होते हुए देख रहा हूं कि दिल्ली में जितना बिजली संकट ये गहराएगा, उतना आगे आने वाले समय में बिजली महंगी करने के इनको बहाने मिलेंगे। और कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि थोड़े दिन बाद दिल्ली वालों के ऊपर बिजली का रेट और बढ़ा के कहा जाएगा कि भैया 24 घंटे बिजली चाहिए तो अब तो महंगी तो झेलनी पड़ेगी आपको। आपको ये भी लग रहा है? अच्छा तिवारी जी, बिल्कुल। एक मनीष ने कहा कि वीआईपी इलाकों को, ये बात सही है कि 2 जून का मैं किसी प्रेस स्टेटमेंट में देख रहा था कि टाटा पावर या किसी पावर के सीईओ का बयान है कि एलजी के घर की बिजली ठीक कर दी गई है। तो एलजी ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं कि सरकारी घरों में, दफ्तरों में 1 घंटा बिजली मत चलाइए, मॉल में बिजली ना दीजिए, हैलोजन लैंप को ना चलाइए। क्या ये सब जो उपाय होते हैं, त्वरित और तत्काल बिजली आते हैं, क्या ये पर्याप्त होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि एक तूफान से इतना बिजली संकट और प्राकृतिक आपदा की बात कर रहे हैं, अब ये तो और आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि आप जिस तरीके से कोयले को जलाकर आप बिजली बनाएंगे और जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा कैसे है, करें? हवा फूंक के बनाए, कैसे बिजली कैसे बनाए? तो बात ये है कि उसको कैसे बनाए, उसका समाधान ये है कि जितनी भी सरकारें अभी तक इस मुद्दे पे काम कर रही हैं, वो सारे रिएक्टिव मोड में काम कर रही है। अभी टावर गिर गया तो टावर बनाने निकल पड़े, गैस नहीं है तो गैस सप्लाई में लग गए। हमें प्रोएक्टिव होना होगा, और प्रोएक्टिव होने के लिए नहीं, अभी बताइए क्राइसिस वाला, लॉन्ग टर्म हम डिबेट नहीं कर रहे, ये आज का बताइए कि अभी वो कल बारिश हो जाए तो पता सारा धरना आउटडेटेड हो जाएगा दिल्ली का। नहीं, अब बेसिकली ये बात वही है कि आपने कुछ रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट किया, उस पर भी नहीं बात करना। अभी जो है ये ट्रांसमीटर, पावर कंपनियां, इसमें कौन जिम्मेदार है? मुझे पब्लिक को ये अभी बताना है। देखिए, इसमें जिम्मेदार तो सरकार है, क्योंकि उनका जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइन है, आप ये देखिए, जो आप 5000 मेगावाट बिजली की बात कर रहे हैं, 70% बिजली तो आपको दिल्ली के बाहर से आ रहा है। आपका तो जनरेशन मात्र 25 से 30% है। तो आप इतने टावर जो आप लगा दे रहे हैं, तो उसकी वजह से तो आपको तो ये संकट तो झेलना ही पड़ेगा। और ये संकट की स्थिति ऐसी है कि शायद आप सारा बिजली का उत्पादन ना कर सके, आपको बाहर से लेना ही पड़ेगा। लेकिन आप कर सकते हैं। ये जो बाहर वाला जो आप जोर दे रहे हैं, कुछ राज्यों को छोड़ के कई ऐसे राज्य हैं जो प्रगतिशील राज्य हैं, वो बाहर से बिजली लेते हैं। कल तक बिजली जो दिल्ली में पावर सरप्लस की स्थिति थी करीब करीब, और बिजली की सप्लाई पूरी थी, है ना, आज क्या है, वो तो 4 टावर गिर जाने से ये सारी स्थिति पैदा हो गई है कि सारा चीज कोलैप्स है। हम, आप मुझे ये बताइए कि हम इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं या सचमुच इसकी में ध्यान देने की जरूरत है? ये बिल्कुल राजनीतिक फायदे वाली ही बात है, क्योंकि हमारा ये समझ है कि जब तक सरकारें इस पूरे मुद्दे को एक इस तरीके से नहीं लेगी कि मतलब आगे फ्यूचर में हमें क्या करना है। अब आप ऐसे बिजली तो कुछ ऐसा नहीं है कि 400 मेगावाट की कमी हो गई तो आपने कुछ सिस्टम चला दिया और 400 मेगावाट पैदा हो गए, ठीक है ना। अब आपको इसमें फ्यूचरिस्टिक रूप में आपको देखना होगा कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तिवारी जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए जी कि वीआईपी एरिया में तो आप बिजली तुरंत ठीक कर देते हैं जी, फिर आम लोगों की एरिया में, इलाके में 10 दिन लग जाता है, 3 दिन लग जाता है। जो मैं पुराने खबरें पढ़ रहा था तो उसमें तुरंत आंधी के बाद किसी ने कहा, किसी कंपनी वाले ने, कि 5 दिन में रिस्टोर कर देंगे, कोई कह रहा है 3 दिन में रिस्टोर कर देंगे। अब आज मंत्री ने अगर सही असेसमेंट किया है तो मंत्री कह रहे हैं कि कम से कम 10 दिन लगेंगे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर परमानेंट अगर इसको ठीक करना 2 महीने लगेंगे। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है, बता दीजिए जरा। अब न्यूट्रल उस पर रवनीत जी मैं पहले बोलूँ, जैसे सिसोदिया जी ने कहा कि खंबा जो है वो एक डिजाइंड होता है किसी गेल की स्पीड के लिए, यही स्पीड में 2 साल पहले भी आई थी, बट एक पीरियड के बाद किसी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी खत्म हो जाती है, जैसे एक्सपायरी ड्रग टावर पे लिखा होता है एक्सपायरी डेट। हाँ ऑफ कोर्स, हर एक में होता है। तो अब अगर जैसे जमुना का पुल एक्सपायर हो चुका है तो आप कब तक रगड़ोगे उसको? एक दिन वो भी नीचे जाएगा। तो पहला प्रश्न तो इन कंपनियां जो जिस टावर के जरिए अपने को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं बिजली को, उन्होंने क्या हंगामा किया कि भाई इसको जरा सिस्टम ठीक करके दो ना तो हमारा कॉस्ट बढ़ सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन वाले कहते हैं कि जी आप अपने ये टावर ठीक करो जैसे हम इनटेक ले सकें। वो कहते हैं
किया है, ऑफिशियली किया है उन्होंने। ऑफिशियली उन्होंने, क्योंकि ऐसे वक्त में देखते हैं कि उनका कोई प्रतिनिधि नहीं आता है बात करने के लिए। ये कंपनियों के साथ ये एक फायदा है कि आप चुप रह जाइए तो आपका पक्ष चला जाता है। ठीक है, जनता जो तय करे तो अच्छी बात है, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर जनता को कंपनियों से सवाल नहीं करना तो वो भी ठीक है। ये रवनीश बेसिकली टेक्नोलॉजी का फील्ड है, उसमें ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तीनों पार्टियां इसमें अपनी वो सीखने में रोटी फुल रोटी सेकने में। मैं कह रहा हूं ये क्राइसिस का टाइम है, तीनों पार्टियों को साथ मिलना चाहिए। ठीक है, गिव देयर आइडियाज कि वो क्या सोचते हैं, क्या उनका आइडिया, इनपुट है। जनता कैसे आइडिया देगी, मतलब आप एक्सपर्ट लोग ही दे सकते हैं। अब उसी में आ रहा हूं ना, आप देखिए लेना पड़ेगा। हाँ, 10/9/2013 को हाँ, यहां पर सारे हिंदुस्तान के ऊर्जा मंत्रियों की मीटिंग हुई दिल्ली में। ठीक है, और साय साहब जो आए थे, ये वर्किंग ग्रुप के हेड थे। हाँ, ठीक है, ये उनकी रिपोर्ट है। ठीक है, हाँ, आज अगर आप किसी भी स्टेट की पढ़ो, हाँ, तो हर एक में ये है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन सिस्टम है वो कमजोर है, सब सारे स्टेट का, मोस्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो उसमें आप दिल्ली को क्यों ठोकते जाते हो? एक अब हमको छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, हम अपने समय से थोड़ा ज्यादा जा रहे हैं कि समाधान क्या हो सकता है इसका, इस पे भी बात करेंगे। और थोड़ा सा जो ये राजनीति हुई है 2 दिन बनाम 49 दिन बनाम 12 साल की, उसका औचित्य क्या है।